नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं भारत 24। आपके साथ मैं हूं प्रिया। इस साल का दूसरा और आखिरी पूर्ण चंद्र ग्रहण आज होने जा रहा है। यह खगोलीय घटना तब होती है जब धरती सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है और अपनी छाया चांद पर डालती है। इस दौरान चंद्रमा लाल रंग का नजर आता है, जिसे ब्लड मून भी कहते हैं। ये ग्रहण भारत, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के कुछ हिस्सों में देखा जा सकेगा। वैज्ञानिकों के लिए ग्रहण धरती की छाया और चंद्रमा की सतह के अध्ययन का एक शानदार अवसर प्रदान करता है। पूर्ण चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा पूरी तरीके से धरती की छाया में डूब जाता है, जिससे खगोल शास्त्री ग्रहों की गति और वायुमंडलीय प्रभावों का विश्लेषण कर पाते हैं। नासा के अनुसार ये ग्रहण तकरीबन 82 मिनट तक रहेगा, जिसमें चंद्रमा की सतह पर लाल रंग की आभा देखने को मिलेगी। ये घटना खगोल प्रेमियों के लिए भी बहुत रोमांचक होगी। भारत में चंद्र ग्रहण का धार्मिक और ज्योतिषीय महत्व बहुत ज्यादा है। चंद्र ग्रह पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, जिनके साथ हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, वो आपको सुनवा देते हैं। चंद्र ग्रहण लगने के 9 घंटे पूर्व सूतक काल माना जाता है। ऐसे में श्री राम जन्मभूमि अयोध्या के प्रमुख मंदिरों में 9 घंटे पहले, अर्थात जितने भी मठ मंदिर हैं, जहाँ भी धार्मिक मान्यताएं हैं और ठाकुर जी को पूजन, अभिषेक, आरती की परंपरा है, उन स्थानों पर 9 घंटे पूर्व ही सूतक काल लग जाता है। ऐसे में कपाट बंद हो जाएंगे, ठाकुर जी के दर्शन नहीं होंगे, मूर्ति स्पर्श नहीं किया जाएगा और सारे लोग भगवत भजन, भगवत आराधन कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं। आज रात्रि को 9:57 से रात्रि के 1:26 तक चंद्र ग्रहण रहेगा। चंद्र ग्रहण का स्पर्श जो है 9:57 से होगा और इसका मोक्ष जो है वो 1:26 तक होगा। चंद्र ग्रहण का सूतक जो है 12:57 से शुरू हो जाएगा। तो पूर्ण चंद्र ग्रहण लगने वाला है, क्या इसके मायने हैं, क्या संयोग बन रहा है, सूतक काल के दौरान आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, परिचय करवा दो। हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो से गिरीश पारिख, आप ज्योतिषी हैं, बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा नीति शर्मा ज्योतिषी भी हमारे साथ मौजूद है। नीति, आपका भी स्वागत है। गिरीश जी, सबसे पहले आप ही के साथ चर्चा की शुरुआत करते हुए, इस बार का ये जो चंद्र ग्रहण है, कहा जा रहा है कि 100 बरस के बाद ऐसा हुआ है जब ये दुर्लभ संयोग बन रहा है कि पितृपक्ष की भी शुरुआत हो रही है। किस लिहाज से खास हो जाता है? देखिए, ये जो चंद्र ग्रहण है, ये कई मायनों के अंदर एक बिल्कुल आप कह सकते हैं कि अलग तरह का चंद्र ग्रहण है। नॉर्मली चंद्र ग्रहण होते रहते हैं, लेकिन पितृपक्ष के आरंभ में इसकी शुरुआत चंद्र ग्रहण से हो रही है और समापन भी सूर्य ग्रहण से हो रहा है। हालांकि सूर्य ग्रहण भारत में दृश्य नहीं है, लेकिन खगोलीय घटना है, संपूर्ण विश्व पे ग्रहण का प्रभाव पड़ता है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, आज जो चंद्र ग्रहण है, जैसा कि अभी हमारे जो आचार्य ग्रहणों ने बताया है कि 9:58 रात्रि को जो ग्रहण स्पर्श करेगा और उसके बाद में 1:27 को, क्योंकि 1:26 कुछ सेकंड है, तो 27 से 28 मिनट तक आप ध्यान रखिए, मोक्ष करेगा। तो उसके साथ ही सूतक भी खत्म होगा। उसके बाद में ही आप स्नान करके और उसके बाद में आप चंद्रमा का दर्शन करें और उनको अर्घ्य अर्पण करें। लेकिन ये जो ग्रहण काल है, इस ग्रहण काल के अंदर आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो विशेष रूप से मैं आपको बता दूं कि ग्रहण काल में शयन वर्जित है, यानी सोना नहीं चाहिए। दूसरा, जो गर्भवती महिलाएं हैं वो विशेष रूप से ध्यान रखें कि जितनी भी नुकीली चीजें हैं, चाहे वो चाकू है, चाहे वो सुई धागा है, चाहे वो कैंची है, इसका उपयोग बिल्कुल भी ना करें। और जो अपने आसन पे बैठ करके आपका जो गुरु प्रदत्त मंत्र है, उस मंत्र का आप जाप करिए। अदरवाइज आप, सबसे बड़ा है कि जो नाम जाप है भगवान का, जैसे राधे श्याम है, सीताराम है, श्याम सदाशिव है, उसका जाप करिए। भगवान शंकर का नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का या महामृत्युंजय का जाप आप कर सकते हैं। इस दौरान में आपको जल भी नहीं पीना है और आपको खाना तो खैर वर्जित है ही। भगवान की किसी भी मूर्ति या किसी भी
चित्र को आप स्पर्श ना करें, मानसिक जप करें, और हो सके तो आप इसमें मेडिटेट लेकिन करें। फिर गिरीश जी ये भी है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इस वक्त तो सो जाते होंगे, तो मुझे लगता है कि ज़्यादा कठिनाई भी नहीं होगी। हमारे साथ नितिशा मल्होत्रा भी ज्योतिषी के तौर पर इस वक्त मौजूद है। नितिशा जी, मैं आपका भी स्वागत करती हूँ। मैं आ रही हूँ आपके पास, लेकिन नीति मैं आपके पास आना चाहूँगी। मैं आपसे दरअसल ये समझना चाहूँगी, क्योंकि इस बार की चंद्र ग्रहण को लेकर के, और जब भी कोई ऐसे खगोलीय घटना घटती है, लेकिन हम ये भी देखते हैं कि उसकी धार्मिक मान्यता भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ग्रहों के चाल, नक्षत्रों की चाल, जो कि हमें बहुत प्रभावित भी करती है। ये जो चंद्र ग्रहण है, इसका क्या असर पड़ने वाला है दुनिया और देश पर? देखिए, ग्रहण की स्थिति पहले हमको समझना पड़ेगा। ये कॉस्मिक इवेंट है जिस समय सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी एक अलाइनमेंट में 180 अंशों में आ जाती है, और उसमें भी राहु केतु जो इंटरसेक्शन पॉइंट होते हैं अर्थ और चंद्रमा की ऑर्बिट के, जिसको हम साउथ नोड और नॉर्थ नोड ऑफ द मून बोलते हैं, ये भी एक अलाइनमेंट में आ जाते हैं, तो ग्रहण की स्थिति बनती है। साल में 2 बार ग्रहण बनते हैं, सूर्य और चंद्रमा, टोटल 4 ग्रहण आते ही आते हैं। तो इस प्रकार से इसको एक एक्लिप्स मंथ बोल सकते हैं, क्योंकि अलाइनमेंट साल में 2 बार होती ही होती है। इससे ज्यादा आ जाए तो और ज्यादा विकट स्थिति का जन्म होता है। इस बार का जो चंद्र ग्रहण बन रहा है, सबसे बड़ी बात है पूर्ण चंद्रमा का ग्रहण बन रहा है, और एक कॉम्बिनेशन जो श्राद्ध पक्ष का प्रथम पूर्णिमा के दिन ये ग्रहण बन रहा है, एक रेयर कॉम्बिनेशन है। दूसरी रेयर कॉम्बिनेशन है कि इस समय शनि और मंगल जो है वो समसप्तक है, और शनि वक्री अवस्था में है, तो कहीं ना कहीं वो कुंभ राशि को प्रभावित भी कर रहे हैं, और उसके स्वामी भी होते हैं। साथ में दूसरी तरफ प्लूटो बैठे हुए हैं जो कि यम के देवता हैं। तो चंद्रमा राहु, पूर्ण रूप से चंद्रमा जो है वो बहुत ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा से ग्रसित है। ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को मन का कारक माना जाता है, माता का कारक माना जाता है, आपके सुखों का कारक माना जाता है, जल का कारक माना जाता है। इस ग्रहण के दुष्प्रभाव में देखने को मिलेगा कि आपको अर्थक्वेक्स देखने को मिलेंगे, तूफान, क्योंकि वायु तत्व राशि में है, तो तूफान और जल आपदाएं, इंडस वाटर ट्रीटी को लेके भारत पाकिस्तान में के बीच विवाद बढ़ना, बहुत ज्यादा एग्रेशन आना, पैरेलली मंगल की महादशा भारत की कुंडली में 11 सितंबर से प्रारंभ हो रही है। कहीं ना कहीं फॉरेन नीतियों में काफी बदलाव आना, विदेश नीतियों में, उसके साथ साथ विद्रोह का आभास होना है, क्योंकि चंद्रमा स्त्री तत्व का कारक है, तो स्त्रियों के प्रति, महिलाओं के प्रति, बालिकाओं के प्रति अपराध बढ़ने की संख्या बढ़ जाना। तो इस तरह की स्थिति, और चंद्रमा क्योंकि मन का कारक है, तो एंजाइटी के इश्यूज, डिप्रेशन के इश्यूज, इसलिए गर्भवती महिलाएं, क्योंकि एक बहुत ही ऐसी अवस्था में होती है जिस समय मेंटल और फिजिकल प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, इसलिए उनको शार्प ऑब्जेक्ट्स को यूज करने के लिए मना किया जाता है, क्योंकि चंद्रमा की ग्रेविटेशनल फोर्स जब 70% हमारे जो पानी की बॉडीज हैं पृथ्वी के ऊपर, उसको इफेक्ट कर सकती हैं, तो हमारा जो शरीर है जो 70% फ्लूइड से निर्मित है, वहां पे भी उसका बहुत ज्यादा सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ग्रहण का अनुमान नकारात्मक प्रभाव ज्यादा देखने को मिलता है। इसीलिए हम ज्योतिष लोग इस समय को बहुत ज्यादा एक प्रकार से आपदा में अवसर की बात करते हैं। आप जितना हो सके नाम जाप करिए, मूर्तियों का स्पर्श वर्जित माना जाता है, लेकिन आप मानसिक जाप कर सकते हैं। यही वजह है कि जितने भी देश में बड़े धाम हैं, मंदिरों की भी तस्वीरें आई हैं, कपाट बंद किए गए। ये कुछ देर पहले हरिद्वार में जब आरती हुई, उस वक्त की तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि गंगा आरती हुई, और क्योंकि फिर सूतक लग गया है, तो जाहिर है कि इस वक्त पे कोई भी शुभ कार्य नहीं होता है, लेकिन उससे पहले ही पूजन अर्चन यहाँ पर संपन्न कर लिया गया है। इससे पहले भी अलग अलग जगहों की तस्वीर सामने आई थी, बनारस में भी कुछ उसी तरीके की तस्वीर सामने आई। लेकिन नितिशा, मैं आपसे समझना चाहूँगी, आपकी ज्योतिष गणना क्या कहती है, इस चंद्र ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ने वाला है, खास तौर पर अगर देश में अभी जो हालात हैं, क्या असर पड़ेगा चंद्र ग्रहण का उस पर? थैंक यू प्रिया जी, और भारत 24 के सभी दर्शकों को राधे राधे और जय मां पीताम्बरा। तो पहले तो अगर हम भारत का बर्थ चार्ट देखते हैं तो वृषभ लग्न का बर्थ चार्ट है, उनके दशम भाव में ये ग्रहण लगने जा रहा है, यानी राहु और चंद्रमा की जो ग्रहण योग बन रहा है वो दशम भाव में इस समय बन रहा है। लेकिन अगर हम उनका चतुर्थ भाव देखते हैं तो वहां पे सूर्य केतु बुध विराजमान है, और सूर्य ग्रहण 4th हाउस में लगेगा, यानी सिंह राशि में लगेगा। तो सिंह राशि और कुंभ राशि में 2 ग्रहण लग रहे हैं, कुंभ में चंद्रमा चंद्र ग्रहण और सिंह राशि में सूर्य ग्रहण। एक सत्ता है तो एक प्रजा। पालकियां जो हैं अपने नियमित स्थान पर पहुंच चुकी हैं, और अब मंदिरों के कपाट बंद होने के बाद कल सुबह प्रातःकालीन मां गंगा की आरती के लिए
माँ मंदिरों के कपाट खुलेंगे, माँ गंगा की आरती होगी और भगवान शिव का अभिषेक। इस बीच जो भी श्रद्धालु हैं माँ गंगा में स्नान कर सकते हैं, भगवान का नाम करें, नाम जप करें, जो भी धार्मिक पुस्तक का वो पठन करना चाहें वो पठन करें, और ये ग्रहण काल पूर्ण हो जाने के उपरांत वो अपना गंगा जल से अपने घर को शुद्ध करें, स्नान करें और पुनः जो है अपना प्रातःकालीन पूजन करें। मंदिर के कपाट सुबह सूर्योदय के समय ब्रह्म मुहूर्त में जो नियमित खुलते हैं उसी समय। देखिए, चंद्र ग्रहण का जो सूतक है वो 9 घंटे पूर्व लगता है, तो आज 12:57 पर चंद्र ग्रहण का सूतक लगने वाला है। तो उससे पूर्व ही माँ गंगा की आज आरती भी कर दी गई है और हर की पौड़ी पर स्थित जितने भी देवालय हैं उन सबके कपाट भी अब सूतक काल में बंद कर दिए जाएंगे। ग्रहण का जब मोक्ष हो जाएगा 1:27 पर रात्रि में, उसके बाद ही पूजा अर्चना और स्नान विस्नान कराकर ही देवालयों के कपाट खोले जाएंगे और पूजा अर्चना प्रारंभ की जाएगी। प्रतिक्रियाएं क्योंकि आ रही थी, हालांकि कुछ देर पहले की अब तो सूतक काल लग चुका है। नितिशा, मैं कुछ प्रतिक्रियाएं आई थी वो दर्शकों को सुनवाना जरूरी था, प्लीज अपनी बात पूरी करें। जी, तो चतुर्थ भाव में एक सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है जो 21 सितंबर को लग रहा है, और आज चंद्र ग्रहण यानी सत्ता दशम भाव करियर पर लगने जा रहा है। तो ये देश और वो पूरे विश्व में इसका असर देखने को मिलेगा। देश में प्रजा भी विचलित होगी और सत्ताधारी जो सत्ता पर बैठे नेता है उनमें भी इस समय कठिनाइयां देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ मैं कहूंगी AI सेक्टर, जितना भी आपका सोशल मीडिया है, इस पर भी इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि सोशल मीडिया और ये AI के कारण लोगों को बहुत सारी दिक्कतें इस समय आएंगी, प्रजा विचलित होगी। जैसे कि हमारी पैनलिस्ट नीति जी ने भी बताया कि स्त्रियों से संबंधित, बच्चों से संबंधित कुछ बड़े विवाद हो सकते हैं। पाकिस्तान बॉर्डर है या बांग्लादेश के साथ ऐसे कुछ आतंकवादी घटनाएं या विवाद होने के चांसेस यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। भूकंप तो देखिए मंगल का साल है, और जब चंद्र ग्रहण यानी जल से संबंधित कोई भी अनस्टेबिलिटी आएगी तो बाढ़ आना, बादलों का फटना या सुनामी आ जाना, बाढ़ की स्थिति बनी हुई भी है और भूकंप का आना, ये सब स्थितियां इस समय बनती है। लेकिन सूर्य ग्रहण जो राजनीति में भी बहुत बड़े उथल पुथल को दिखा रहा है, ये भी होने तय है। कुछ ही दिनों में हमें ये भी नजर आएगा कि राजनीति में भी बहुत बड़े उथल पुथल आ रहे हैं, क्योंकि बिहार इलेक्शन भी आ रहे हैं कि आपदा में अवसर हमें तलाशना चाहिए। लेकिन अब मैं आपसे समझना चाहूंगी गिरीश जी, क्योंकि सूतक काल को लेकर के भी लोगों के मन में बड़ी जिज्ञासा होती है। अब क्योंकि 9 घंटे पहले लग जाता है, 12 बजे के आसपास ही सूतक काल लग गया। अब सूतक काल में कहते हैं कि विधि से तो आपको कुछ खाना भी नहीं चाहिए, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दवाइयाँ खाते हैं, और क्योंकि एक लंबी अवधि है, इस दौरान वो क्या करें? क्या पूर्णतया वर्जित है कि आप कुछ भी ना खाएं? देखिए प्रीति, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, और हमारा जो चैनल है उसका काम ही यही है कि हम आपको सही जानकारी दें। देखिए, जो बालक हैं, जो वृद्ध हैं, जैसे हमारी जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, उनके लिए सूतक काल के अंदर खाना पीना वर्जित नहीं है। बस एक बात का ध्यान रखें कि जो खाने पीने की चीज़ें उसमें तुलसी दल डाल के आप रखें। देखिए, जहाँ पे भी आपके खाने पीने की चीज़ें हैं वहाँ पे आप कुशा और तुलसी दल डाल करके रखें, जिससे कि जो जितनी भी जो दूषित किरणें आ रही हैं उनका प्रभाव खाने पीने पे नहीं पड़ेगा। तो इनके लिए बिल्कुल कोई मनाही नहीं है, और वो आप दवाइयाँ भी ले सकते हैं। हाँ, लेकिन एक बात का जो विशेष रूप से ध्यान रखना है, जो व्रत कर सकते हैं, मतलब जो 12-58 1 बजे से लेकर के रात्रि को बीच के अंदर अगर उनका सामर्थ्य है कि वो भोजन ना करें या जल कम से कम पिए, तो वो कर सकते हैं। अब मैं आपसे बात करूं इसका, जो जैसा कि अभी हमारे जो साथी पैनलिस्ट हैं, जैसे नीति जी ने बताया, जैसे नितिशा जी ने बताया, मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण जब आते हैं तो जो हमारे जो पृथ्वी की जो प्लेट्स हैं उस पर इफेक्ट आएगा ही आएगा। तो आप देख लीजिएगा, आने वाले 1 से 1.5 महीने के अंदर ही आपको भूकंप या साइक्लोन, और मैं बताऊं चंद्र ग्रहण के 2 या 3 महीने पहले से ही उसका इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। तो ये जो जल प्रलय अभी हम देख रहे हैं भारत में और बाकी जगह पे भी, ये अभी कंटिन्यू आप देखेंगे, क्योंकि चंद्रमा मन सो जाता है। चंद्रमा मन का कारक है, माँ ममता, मन इमेजिनेशन है। तो आप इसमें जो नकारात्मकता है, जैसा कि नीति जी ने कहा था, उससे बचने की जरूरत है। और नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर लेके जाता है आपका ईश्वर,
आपके गुरु और आपके सद्विचार। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि ड्यूरिंग द ग्रहण काल आप अगर मंत्र साधना करते हैं, अगर आप कोई भी पाठ करते हैं, जैसे आप कोई पाठ सुनते भी हैं, तो उसका कई सौ गुना ज्यादा फल मिलता है और वो सिद्ध हो जाते हैं। इसलिए मैं बोलूंगा कि ये एक तरीके से बहुत बढ़िया, जैसे अपने आप से एकाकार करने का, और जैसा कि नीति जी ने बताया कि एक बहुत स्वर्णिम अवसर है और इसका साधकों को लाभ देना चाहिए और अपने गुरु प्रदत्त मंत्र का, भगवान शिव के मंत्र का और नाम जप आपको करना चाहिए, जिससे कि इसके दुष्प्रभाव काफी हद तक कम हो जाए। नीति जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, हमारे दर्शकों के लिए, जो लोग इस वक्त आपको सुन रहे हैं, वो उनको क्या करना चाहिए ग्रहण के दौरान? ये जो सूतक काल है वो इस दौरान क्या करें? क्या क्या चीज़ें हैं जो कि बिल्कुल जिसके लिए नो है कि आपको वो चीज़ करनी ही नहीं करनी है, पूर्ण बाध्यता है? क्या चीज़ है जो कि वो कर सकते हैं? जैसे कि अभी गिरीश जी ने बताया कि जो बच्चे हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं, वो दवाई ले सकते हैं, जो लोग फास्ट में रह सकते हैं वो कुछ ना खाएं, वही अच्छा होगा। लेकिन बाकी के लोगों के लिए मैं चाहूँगी कि आप ज़रा क्लियर कर दीजिए कि वो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं। नीति जी। देखिए, जो ग्रहण का जो प्रारंभ काल है वो 9:58 रात्रि में प्रारंभ हो रहा है। मध्य रात्रि 1:27 तक तकरीबन एक ग्रहण रहेगा। 3.5 घंटे की अवधि है और मैं समझती हूँ जो हम डिनर करते हैं वो हम इससे पहले कर सकते हैं। तो अमूमन इस ग्रहण के समय हो सके तो भोजन को ग्रहण नहीं करना चाहिए। कोई बीमार अवस्था है, कोई विशेष अवस्था है, उसका अलग उसका है, क्योंकि कारण क्या है कि इस समय जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस होती हैं, जो फोटोन्स होते हैं, वो स्कैटर्ड हो जाते हैं, जिसको रेले इफेक्ट साइंटिफिक भाषा में बोला जाता है। और यूवी रेस की कंजम्पशन कहीं ना कहीं आपके फूड आर्टिकल्स वीक करते हैं। तो ऐसा माना जाता है, साइंटिफिकली है, कि यूवी रेस का जब भी एक्सपोजर होता है तो वो स्किन कैंसर, आईज को प्रॉब्लम, इम्यूनिटी की एफिशिएंसी को कम करता है। तो साइंटिफिक रीजन है। यद्यपि आप ग्रहण के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ रहे हैं, बट वायुमंडल कहीं ना कहीं दूषित होता है, इसीलिए इस समय इस चीजों को ग्रहण करने के लिए मना किया जाता है। लेकिन अगर बाध्यता है, आपकी जरूरत है, तो तुलसी पत्र, क्योंकि उसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं, आप वो डाल के आप उसका खाने का सेवन करें और जल के अंदर तुलसी के ड्रॉप्स डाल के खाने का सेवन करें। ग्रहण काल में अगर संभव हो सके तो यात्रा ना करें। ग्रहण काल में संभव हो सके तो शार्प ऑब्जेक्ट्स का यूज, विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं के लिए ग्रहण बहुत ज्यादा कहते हैं कि क्योंकि मानसिक रूप से वो काफी ज्यादा एक सेंसिटिव फेज से निकल रही होती हैं, और प्लस इसका कहीं ना कहीं गर्भ पे रेडिएशंस का नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। तो गर्भ पे एक तो ढीले कपड़े आप धारण करें, उसके बाद कोई भी जैसे नाड़ा या ऐसा कोई टाइट ऑब्जेक्ट अपने गर्भाशय का जो एरिया है उस पर ना बांधें। गर्भ के ऊपर कहते हैं गेरू का पेस्ट लगा लें, तो गर्भ को एक प्रकार से रेडिएशन से आप प्रोटेक्ट कर सकती हैं। जिस कमरे में आप शयन करें या लेटें या बैठें, उस कमरे के पर्दे घेर दें, यानी कि उसमें अंधकार, मतलब बाहर की रोशनी अंदर ना आए। आप ट्यूबलाइट या अननेचुरल जो सोर्स ऑफ लाइट है उसको आप उपयोग में ला सकते हैं। जितना हो सके आप मानसिक जाप करें, क्योंकि ये ग्रहण चंद्रमा पे लग रहा है। चंद्रमा को ज्योतिष में मन का कारक माना जाता है। चंद्रमा के नक्षत्र के आधार पे ही आपको दशाएं मिलती हैं। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्लैनेट वैदिक ज्योतिष में चंद्रमा को हम मानते हैं। तो आप चंद्रमा के बीज मंत्र ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमा से नमः, या अपने नक्षत्र के बीज मंत्र, और कुछ नहीं तो क्योंकि चंद्रमा को भगवान शिव ने धारण किया हुआ है, भगवान शिव का पंचाक्षरी मंत्र ओम नमो शिवाय। इसके साथ साथ हनुमान जी का बीज मंत्र ओम हंग हनुमते नमः, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमेरे हनुमत बलबीरा। देवों में देव माने जाते हैं महादेव, और हनुमान जी जो है चिरंजीवी हैं। तो इन दोनों ही देवताओं की आराधना इस ग्रहण काल में बहुत ज्यादा लाभकारी होती है। इसके अलावा जो लोग मंत्र सिद्धि करना चाहते हैं, आपके पास गुरु मंत्र है, मानसिक आप जाप करिए, हवन करिए। इस आपदा को, जैसे मैंने कहा, अवसर में साधना का समय, आध्यात्मिक चेतना का समय है। आप इसको कहीं ना कहीं उस आध्यात्मिक चेतना के तरफ, अपनी सोल के एनलाइटमेंट का समय है। ये बहुत रेयर कॉम्बिनेशन मिलती है कि जब इतनी नकारात्मक ऊर्जाओं के साथ जब आप अपनी सकारात्मक मंत्रों की ऊर्जाओं को कंबाइन करते हैं, तो आप अपने आसपास एक विशेष शील्ड को, प्रोटेक्शन को आप क्रिएट कर देते हैं, जो जीवन भर कहीं ना कहीं आपको, आपके कर्मों को आपको प्रोटेक्ट करती है। इसके साथ साथ ग्रहण काल में ट्रैवलिंग, जैसे मैंने बताया, अवॉइड करना चाहिए। अगर जरूरी है
तो आप ट्रेवल करते हुए आप जब घर से निकले तो हनुमान जी के बीज मंत्र का जाप करें, शिव जी के बीज मंत्र का जाप करें, मानसिक जाप आप करते रहें। खान पीन का ध्यान है, कोई शुभ कार्य तो वैसे भी वर्जित होता है इस ग्रहण काल के समय, कोई शुभ कार्य नहीं करना है, मूर्तियों को स्पर्श नहीं करना है, मंदिर के कपाट जहां पे प्राण प्रतिष्ठा करी जाती है उन मंदिरों के कपाट बंद हो जाते हैं। घर के मंदिर में भी पूजा पाठ स्पर्श नहीं करना है, लेकिन जैसे बार बार बोल रही हूँ मानसिक जाप आप करें। ये अवसर का टाइम है, आप जितना हो सके इसको आप पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ आप और इसको मुझे लगता है कि यूटिलाइज आपकी करिए। बातों से निश्चय हमारे रूप से दर्शकों ने भी बहुत कुछ जाना होगा। नितिशा जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि इस बार का ये जो चंद्र ग्रहण है वो किन किन राशियों के लिए लाभदायक हो सकता है, किन राशियों पर ज्यादा इसका प्रभाव होगा? थैंक यू प्रिया जी। तो सबसे पहले कुंभ राशि में ग्रहण लगने जा रहा है और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में लगने वाला है, क्योंकि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में वो ज्यादा टाइम के लिए लग रहा है, उससे पहले शतभिषा नक्षत्र में, लेकिन वो कुछ टाइम जो है वो टाइम जोन बहुत कम है। तो सबसे पहले कुंभ राशि में ये ग्रहण लगेगा, तो कुंभ राशि के जातकों के लिए तो इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा ही मिलेगा, कि बहुत ज्यादा अगर उनकी कुंडली में भी चंद्रमा कमजोर है तो उनके मूड स्विंग्स रहना या डिस्टर्ब रहना या उनके साथ कुछ मानसिक या शारीरिक दिक्कतें देखने को मिल सकती है। इसका पूरा की कुंडली पे भी उसका पूरा वो जाएगा, लेकिन लगभग ये चीजें हमें देखने को मिलेंगी कुंभ राशि के लिए। इसके बाद अगर मैं सिंह राशि की बात करूं, क्योंकि सिंह राशि के 180 डिग्री पर यानी मैरिड लाइफ, 7th हाउस, कंपटीशन, इन पर उसका भाव जाएगा, तो मैरिड लाइफ में थोड़ी सी उथल पुथल देखने को मिल सकती है सिंह राशि वालों के लिए। पेट से संबंधित कुछ दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। आपके बिजनेस पार्टनर या आपके जो प्रतिद्वंदी है वो कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं, तो सिंह राशि के लिए भी डिस्टर्ब जाएगा। और अगर मैं कर्क राशि की बात करूं, क्योंकि कर्क राशि के स्वामी को चंद्रमा को ग्रहण लग रहा है, तो कर्क राशि के लिए भी ये ग्रहण बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। तो कर्क राशि के लिए भी कहीं ना कहीं मानसिक उलझनों को लेके आएगा, हार्मोनल डिसबैलेंस को लेकर के आएगा, और साथ ही साथ उनके जीवन में कुछ कठिनाइयों को भी यहाँ पर दिखाएगा। अब मैं बात करूंगी कन्या राशि की, तो कन्या राशि के 6ठे भाव में ये पड़ रहा है, तो कन्या राशि के लिए बहुत शुभ प्रभाव लाएगा कि उनका जो कंपटीशन है उसमें उनको आगे बढ़ने की वो मिलेगी, उनके जो दुश्मन है वो कमजोर होंगे, पैसा कहीं फंसा है तो वो उनको मिल जाएगा, और उनकी हेल्थ प्रॉब्लम थोड़ी सी दूर होगी, उनको रिलीफ मिलेगा अपनी हेल्थ प्रॉब्लम में। तो कन्या राशि के लिए बहुत अच्छा है, कुछ राशियों के लिए बहुत बेकार है। अब वहीं पे तुला राशि की बात करूं तो 5म भाव में पड़ रहा है, तो प्रेम संबंधों को, शिक्षा से रिलेटेड उनको कुछ इश्यूज आते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। एजुकेशन से जुड़े हुए जो तुला राशि के लोग हैं उनको दिक्कतें आएंगी, प्रेम संबंध है तो वो डिस्टर्ब हो सकते हैं, बहुत ज्यादा आपको संतुलन रखना पड़ेगा। वहीं अगर वृश्चिक राशि की बात करूं तो 4th भाव में ये योग पड़ेगा, तो 4th वृश्चिक राशि वालों को अपने परिवार में बहुत ज्यादा संभलना पड़ेगा। लेकिन हाँ, वृश्चिक राशि वालों के लिए भूमि भवन बनने की संभावनाएं भी बन रही हैं, गाड़ी लेने के योग भी बन रहे हैं, तो वृश्चिक राशि के लिए बहुत अच्छा भी है, और कुछ राशियों के लिए डिस्टर्ब। आखिर में नितिशा जी, मैं बस सिर्फ 1 मिनट है, मैं चाहूंगी कि आप बहुत संक्षेप में सवाल का जवाब दीजिए कि ग्रहण के समाप्त होने के बाद लोग क्या कर सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ग्रहण का समाप्त होना, जो मोक्ष समय है, वो बहुत विशेष हो जाता है। उसके बाद पहले तो स्नान जो लोग कर सकते हैं रात्रि में वो करें, अदरवाइज गंगा जल पूरे घर में जरूर छिड़के, अपनी बॉडी पर जो हमने मालाएं, ब्रेसलेट, जो भी चीजें पहनी होती है उस पे भी गंगा जल में या तो रख दे या तो गंगा जल छिड़के, ये बहुत जरूरी है। और सुबह उठते ही स्नान इत्यादि करके सूरज देवता को जल चढ़ा के अपने घर में दोबारा गंगा जल छिड़के पूजा करें और दान जरूर करें, क्योंकि ग्रहण का जो 2 विशेषताएं हैं, एक मंत्र साधना या किसी भी चीज को साधना, और एक दान करना। अगर आप दान कर देते हैं, चावल है, दूध है, चीनी है या सप्त धान है, 7 टाइप्स ऑफ ग्रेन्स जो टूटे ना हो, ये बहुत जरूरी है कि आप दान जरूर करें। आपका दान बहुत ज्यादा क्रियान्वित हो जाता है, उसका जो फल है वो आपको कई गुना होकर के मिलता है, इसलिए दान जरूर करें। ठीक है, बहुत धन्यवाद आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों के साथ जानकारी साझा करने के लिए।